जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक कंपनी जब लिस्टेड होती है, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट, क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ उसे करनी पड़ती है। और सारे डॉक्यूमेंट में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट उससे पहले कुछ थ्योरी कांसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में वो सब चीज़ मेंशन्ड होता है। तो अगर आपको वो चीज़ पता ही नहीं होगा, तो आप उसको मेंशन कैसे करोगे? फ्रेंड्स, हम लोग अ, अपने इस वीडियो सीरीज़ के दौरान एक ऐसा भी करेंगे कि जो प्रोस्पेक्टस है ना, तो उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। ऑलमोस्ट मान लीजिए 300 या उससे ज़्यादा ही पेजेस होते हैं। 300 टू 500 के रेंज में पेजेस होते हैं। सो हर एक चीज़, हर एक डिटेल जो होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, और क्या है प्रोस्पेक्टस, काफ़ी सारी चीज़ों को मैं कवर अप करूँगी। एक वीडियो में ये क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। सो बहुत सारे ऐसे वीडियो आएँगे जिसमें मैं थोड़े-थोड़े कंसेप्ट क्लियर करते जाऊँगी, और जो-जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है दिखाने समझने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँगी, ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी हो कि आखिर ये होता कैसे, ये वर्क कैसे करता है सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक बेसिक चीज़ तो बता दूँ, कंपनी लिस्टेड के लिए जब जाती है तो ऑफ़ कोर्स उसे सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है। सेबी अलाउ करता है तभी वो लिस्टिंग के लिए जा पाएगी, तो नहीं सेबी के साथ बहुत सारी फाइलिंग करनी पड़ती है। सेबी क्या है? सेबी एक बॉडी है, जैसे कि कंपनी एक बॉडी है, ऐसे एक बॉडी है, गवर्नमेंट ने बना के रखी है, तो वो क्या करती है, नज़र रखती है कि हाँ, कंपनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, स्टॉक मार्केट ठीक से चल रहा है कि नहीं, कोई गलत काम, कोई गलत प्रैक्टिस तो नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें देखती है। तो एक तरह के जैसे कि हम टीचर होता है, वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि वो देखती रहती है। तो ये है सेबी स्टॉक। अच्छा, सेबी, अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। ये तो हो गया सेबी। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? फ्रेंड्स, सेबी तो चलो कंट्रोल करने का हो गया। अब जो कंपनी लिस्टेड के मतलब लिस्टेड होती है, तो ऑफ़ कोर्स वो कहीं पर लिस्टेड होगी ना, तो वो होती है स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज बहुत तरह के होते हैं। एक होता है बीएससी, एनएससी और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, और अलग-अलग से हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं इनफैक्ट। और बेसिकली सबसे ज़्यादा फेमस है बीएससी और एनएससी। ज़्यादा से बड़ी-बड़ी कंपनी जितनी, तो यहाँ तो आपको मिल ही जाएगी, बीएससी में, एनएससी में, दोनों में। यहाँ तो रहती ही है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो बहुत बड़ी होती है। वो लोग यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कंपनी क्या है, आपको आइडिया है सेबी क्या है, एक आइडिया वो भी आ गया। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो भी आइडिया आ गया। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। होता क्या है, जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होती है, तो लिस्टेड होने के बाद उसे शेयर इशू करने पड़ेंगे। लिस्टेड, कुछ तो लिस्टेड लिस्टेड होता क्या, उसके शेयर सिक्योरिटीज़ तो लिस्टेड होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो तो पब्लिक को इशू करने पड़ेंगे, तभी तो वो लिस्टिंग के लिए गई है। तो ये आईपीओ यानी इनिशियल, पहली बार जब वो लिस्टिंग इशू करती है, उसको आईपीओ बोलते हैं। यानी जब, जैसे कि एग्जांपल नायका, आपको पता होगा नायका हाल फिलहाल में ही, हाल फिलहाल भी नहीं, मतलब हो गया ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, वो लिस्टेड हो चुकी है। तो जब पहली बार वो लिस्टिंग के लिए गई थी, तो उन्होंने आईपीओ इशू किया था। इनिशियल यानी पहला जो इशू करते हैं, आईपीओ बोलते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार पब्लिक को ऑफरिंग किया था। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है फ्रेंड, उसके लिए कंपनी को मर्चेंट बैंकर की हेल्प लगती है, जो उसे ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बना के देगा। अच्छा, इसमें ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर भी इंक्लूड होता है, अंडरराइटर भी आता है, प्राइस बैंड भी होता है, प्रमोशन भी होता है। क्या है ये चीज़ मर्चेंट बैंकर? तो चलो मैंने आपको बता दिया। मर्चेंट बैंकर आप ऐसे समझ लो जैसे कि बैंक है, बहुत सारी बैंक है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है। मर्चेंट बैंकिंग, आईसीआईसी भी मर्चेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, और भी बहुत सारी बैंक्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है मर्चेंट बैंक का। तो मर्चेंट बैंक का सर्विस क्या होता है, ये इशू लाने में मदद करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। डिलिजेंट सर्टिफिकेट इशू करती है, ड्राफ्ट हेयरिंग प्रोस्पेक्टर। अच्छा, ये ड्राफ्ट हेयरिंग प्रोस्पेक्टर क्या होता है, इसका आइडिया बहुत लोगों को नहीं होगा, आगे चल के क्लियर करेंगे। अंडर राइटर, अंडर राइटिंग क्या होता है? अंडर राइटिंग मतलब, सपोज एग्जांपल लीजिए, एक कंपनी है, वो अपने सिक्योरिटीज़ इशू की, चलिए ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कुछ बैंक आती है और बोलती है ठीक है, मैं आपका मदद करूँगी इसे इशू कराने में पब्लिक का, ठीक है। और सपोज जितने भी है कि जितना पब्लिक नहीं लेती है,
मैं पब्लिक को ऑफ़र आप पब्लिक को ऑफ़र कर रही हूँ, मैं मदद कर रही हूँ आपका ऑफ़र करने में, और सपोज़ शॉर्टेज होता है, कुछ बच जाते हैं, मान लो 100 शेयर थे, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 100 शेयर था, 80 तो पब्लिक ने ले लिया, 20 कम पड़ रहा है, तो 20 मैं ले लूँगा, ऐसे। तो अंडरराइटिंग सर्विस भी देती है बैंक। उसमें क्या करती है बैंक, वो एक एग्रीमेंट इंटर करती है कि ठीक है, जितना सब्सक्राइब होगा ठीक है, बाकी जो नहीं अनसब्सक्राइब होगा सर्टेन पोर्शन लोग एग्री कर लेते हैं कि अगर इतना अनसब्सक्राइब रहेगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका पैसा दे दूंगा, ऐसा रहता है। उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। तो मर्चेंट बैंकर ये एक बेनिफिट होता है कंपनी के लिए कि हाँ चलो चलो ठीक है, इतना तो कम से कम श्योर है कि पब्लिक अगर इतना ले लेती है तो मर्चेंट बैंकर इतना ले लेगा, तो काफ़ी सेफ्टी रहता है कंपनी के लिए, तो वो लोग ये प्रोसेस पे जाते हैं। तो मर्चेंट बैंकर ये देता है सर्विस। प्राइस बैंड, कई बार क्या होता है ना फ्रेंड कि कंपनी ने चलो डिसाइड कर लिया कि हाँ वो सिक्योरिटी इशू करेगी पब्लिक को, पर प्राइस में वो लोग क्लैरिटी नहीं ले पाते कि प्राइस क्या होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में वो लोग एक प्राइस बैंड बनाते हैं। प्राइस बैंड यानी एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। सपोज़ 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ के बीच में शेयर का प्राइस होना चाहिए था, तो ये प्राइस बैंड डिसाइड करके वो लोग इशू करते हैं। अब फिर क्या होता है, बिडिंग जो भी लोग आते हैं, मतलब जो लोग एप्लीकेशन देते हैं अपना कि मुझे ये शेयर खरीदना है, तो वो लोग अपने हिसाब से कोट कर देते हैं उस रेंज के अंदर कि इस प्राइस पे मैं लेने को तैयार हूँ। कुछ लोग सब अपना अपना कोट करते हैं, और कंपनी फिर डिसाइड करती है कि इस हिसाब से जिस जिस हिसाब से आए हैं ये कोट्स आए हैं कि ये प्राइस में लोग लेने को तैयार है, तो सबसे बेस्ट प्राइस क्या लग रहा है कंपनी को, और उस हिसाब से फाइनल वो प्राइस हो जाता है डिसाइडेड कि ये रहेगा प्राइस। तो जिन लोगों ने कम दिया उनको बोला जाता है कि अब बाकी दे दीजिए, और जिन लोगों ने ज़्यादा दिया उन लोग का तो हो ही गया। सो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। चलिए, प्राइस बैंड मैंने बता दिया। प्रमोशन, मर्चेंट बैंक हेल्प करती है कंपनी को, प्रमोशन यानी वही सिक्योरिटी इशू करने में हेल्प करती है। तो आई होप ये बेसिक क्लियर हुआ। बहुत सारे चीज़ फाइलिंग वाइलिंग होते हैं फ्रेंड, सिक्योरिटी को लिस्ट करवाने में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। मर्चेंट बैंक का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें। अच्छा, प्रोस्पेक्टस की बात क्लियर कर लेते हैं। एक होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर, एक होता है ब्रिज प्रोस्पेक्टर, एक होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टर, एक होता है डीम प्रोस्पेक्टर। हम लोग जो अभी क्लियर करेंगे वो है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर में क्या होता है फ्रेंड, जनरली जैसा कि आप लोग ने देखा, मैंने आपको बताया कि प्राइस बैंड डिसाइडेड होता है, यानी लोअर प्राइस और अपर प्राइस, क्योंकि कंपनी डिसाइड नहीं कर पा रही है, फर्स्ट टाइम इशू कर रही, समझ में नहीं आ रही कि इसका प्राइस क्या रखना चाहिए, हमें किस प्राइस पे पब्लिक लेने को तैयार होगी। तो ऐसे केस में वो लोग रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर इशू करते हैं, और उसमें प्राइस बैंड डिसाइड कर लेते हैं कि इस रेंज में हम लोग प्राइस रखने वाले हैं, और फिर सिक्योरिटी इशू कर दिया जाता है, और फिर जिस हिसाब से प्राइस आते हैं फिर कंपनी डिसाइड करती है कि उनको क्या फाइनल प्राइस रखना है। इसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ये जो प्राइस डिसाइड करने का तरीका है ना, कि प्राइस बैंड रख दिया, यानी इतना लोअर लिमिट, इतना सपोज मुझे लगता है प्राइस होना चाहिए हम लोग के शेयर का 10 से लेकर 20 के रेंज में होना चाहिए था, तो ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में लिख के मैंने इशू कर दिया, और लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्राइस कोड करके भेजे, ये प्राइस में लेने को तैयार है, और मुझे जो लगा सही प्राइस जो लगा उस इंसान को मैंने अलॉट कर दिया। हाँ, मुझे लगा कि ये लोग सही दे रहे हैं बिडिंग, इन लोग को मैं अलॉट कर देती हूँ। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर वो हो गया। एवरेज प्रोस्पेक्टर एक्चुअली होता क्या, एक समरी प्रोस्पेक्टर है, यानी अब रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर तो बहुत बड़ा होता है, एवरेज प्रोस्पेक्टर समरी प्रोस्पेक्टर होता है, यानी की फीचर्स जो होते हैं वो लिखे हुए रहते हैं प्रोस्पेक्टर्स के, ये ज़्यादा लेंथी नहीं होता, शॉर्ट होता है। सेल्फ प्रोस्पेक्टर, इसकी अच्छा, सेल्फ प्रोस्पेक्टर डीम प्रोस्पेक्टर अब बहुत कम सुनने में आएगा, ज़्यादा आपको रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर ही सुनने में आएगा, ब्रिज प्रोस्पेक्टर सुनने में आएगा। सेल्फ प्रोस्पेक्टर और डीम प्रोस्पेक्टर्स हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। पहले ये दो क्लियर करते हैं हम लोग। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि उस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हम लोग इशू कर रहे हैं और कितना प्राइस इशू कर रहे हैं, ये दो चीज़ नहीं रहती है। वो लोग एक प्राइस बैंड डिसाइड करके काम करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। अब ब्रिज मैंने आपको बता दिया, तो ये बेसिकली मैंने दो क्लियर किया आपके साथ अभी फॉर द टाइम बिंग। अच्छा, मर्चेंट बैंकर जो मैंने आपको बताया, कौन कौन हो सकते हैं, वैसे बहुत लोग हो सकते हैं, बहुत सारी बैंक है जो मर्चेंट बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि एसबीआई जो है वो भी मर्चेंट बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। आपको जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, फिर वो लोग एग्री करेंगे कि हाँ ये हम लोग चार्जेस है, इस हिसाब से
वर्क होगा। आईसीआईसीआई बैंक तो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है बैंकिंग के अलावा, मर्चेंट बैंकिंग भी वन ऑफ देम है। अच्छा चलिए, ये सब तो हुआ, और इम्पोर्टेंट टर्म्स ले लेते हैं। क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बैंक, क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बैंक फ्रेंड, जनरली इसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बोलते हैं। वो लोग सेबी, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में सेबी के बारे में, तो सेबी क्या है, उन्होंने बता दिया है कि कुछ बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो लोग इंडस्ट्री में हैं, इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, उनको हम लोग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलेंगे। ठीक है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बोल दो, इन्वेस्टर बोल दो, एक ही चीज़ है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर आर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। अच्छा, एक खास बात, इंस्टीट्यूशन है, कोई सिंगल पर्सन नहीं है ये, एक प्रॉपर बॉडी है, पूरा इंस्टीट्यूशन है। हु बाय द शेयर ऑफ अ कंपनी ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत सारा खरीदती है वो। Qualified institutional buyer are those institutional investors who are perceived to possess expertise and financial strength to evaluate and invest in the capital market. So वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है सब कुछ की अच्छी शार्प नॉलेज होती है, अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं, और वो लोग होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अच्छा, सेबी ने किन किन को कवर किया है? म्यूचुअल फंड को, पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे मैंने आपको बताया, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई बैंक, ये सब कितनी सारी बैंक कवर्ड है। फिर है, अच्छा, मल्टीलैटरल बायलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड विथ मिनिमम कॉर्पस जिसका 25 करोड़ हो, या पेंशन फंड जिसका मिनिमम कॉर्पस चाहिए 25 करोड़। तो ऐसी कोई पीएफ है, या प्रोविडेंट फंड है, या पेंशन फंड है, इन सबको कवर किया। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इंश्योरेंस फंड, और क्या क्या है, इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। सो बेसिकली बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप इतना समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े, जनरली बड़े बड़े बैंक्स वैंक्स होते हैं, जैसे मैंने बताया इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ये बड़े बड़े जो लोग प्लेयर हैं, वो लोग होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब हम लोग बात करते हैं रिटेल इंस्टीट्यूशनल बायर। ये लोग कौन होते हैं? रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जनरली हमारे, मेरे आपके जैसे लोग जो इंडिविजुअल हैं, वो लोग जब खरीदते हैं शेयर, तो उनको हम लोग बोलते हैं रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जनरली कितना वैल्यू रहता है? 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। यानी सपोज़ एक कंपनी है, उसको एक एप्लीकेशन आता है शेयर का, वो पर्टिकुलर इंसान से, और वो अप टू 2 लाख तक अगर इन्वेस्टमेंट करता है वैल्यू का, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका, वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, तो वो कंपनी जो है उसको बोलेगा कि ये मेरा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। ठीक है, तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बना उसका रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि अगर आपने कहा कि वैल्यू नॉट मोर देन 2 लाख, यानी अप टू 2 लाख, अगर 2 लाख से ज़्यादा होगा तब उसे क्या बुलाएंगे? तो हमें उसे बुलाना है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है पर वो इन्वेस्टर है, और रिटेल भी तो नहीं है, रिटेल तो छोटे छोटे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने वाले। ठीक है, तो बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपने सुना होगा राकेश झुनझुनवाला का नाम, आशीष धवन, विजय केडिया, तो ये सब जो लोग हैं बड़े बड़े प्लेयर, यानी बहुत लार्ज स्टेक में खरीदते हैं शेयर कंपनी के। तो ये जो टॉप 10 इन्वेस्टर मैंने सर्च किया था, उनके नाम आए थे। तो ये बड़े बड़े जो प्लेयर अगर बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस कंपनी के लिए वो होंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अच्छा, वो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं ये सब, अब रिटेल इन्वेस्टर तो चलो ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, बट ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग तो जब इन्वेस्ट करते हैं पूरा बिजनेस मॉडल देखते हैं, कस्टमर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मार्जिन क्या है, फ्यूचर क्या है, बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, फिर जाके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो एक रैशनल वे में इन्वेस्ट करते हैं। दैट्स गुड, क्योंकि ये ऐसे इन्वेस्ट करने से समझ में आता है कि हाँ, इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस वाकई बढ़ेगा, कंपनी अच्छी है। फिर क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, अगर इतने लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो हाँ, मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो ये चीज़ इम्पैक्ट करती है। अच्छा, इस वीडियो में बस यहीं तक मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि लिए आने वाले वीडियो में
जो मैं आपके सामने जो डिस्कस करूँगी वो होगा नायका कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि नायका कंपनी कुछ टाइम पहले ही लिस्टेड हुई है, तो उसके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अब पब्लिक हैं अभी। सो वो चीज़ मैं आपको शेयर करूँगी और एक-एक छोटी-छोटी बातें आपके साथ डिस्कस करूँगी और बताऊँगी कि एक प्रोस्पेक्टस में क्या-क्या लिखा होना ज़रूरी है। उन्होंने जब अपना इश्यू लेके आया था, तो उन्होंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट इश्यू किया था। इसीलिए उस प्रोस्पेक्टस में क्या-क्या होना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या वाक़ई वो चीज़ कवर थी कि नहीं। बहुत कुछ कवर होगा फ्रेंड्स वीडियो में, ये भी कवर होगा कि बोर्ड मीटिंग जो होती है उसमें रेज़ोल्यूशन कैसे लेते हैं, जनरल मीटिंग कब तक बुलानी चाहिए, कब तक फाइलिंग करना है, बहुत कुछ है फ्रेंड्स कवर करने के लिए। एक वीडियो में पॉसिबल ही नहीं है सारी बातें कवर करना। सो इसे आप सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए ताकि मेरा एफ़र्ट ज़्यादा लोग तक पहुँचे और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो और इसकी सीरीज़ मैं लाती रहूँगी ताकि ये कंसेप्ट जो है ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रोसेस क्या है और अगर गड़बड़ हो जाती है तो फिर पेनल्टी, फाइन्स वो सब कॉन्सिक्वेंस आ जाते हैं। सो बहुत ही डेलिकेट मैटर है, ध्यान से करना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू। बाय बाय।